नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ऋण पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। ऋण पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। ऋण पूंजी के अंतर्गत सामान्यतया ऋण पूंजी के अंतर्गत सामान्यतया ऋण पत्रों, बॉन्ड तथा दीर्घकालीन ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। ऋण पत्रों, ऋण पूंजी की लागत की गणना ऋण पूंजी की लागत की गणना ऋण पूंजी के निर्गमन से प्राप्त शुद्ध राशि पर की जाती है। शुद्ध राशि पर की जाती है। देखिए, ऋण पूंजी के अंतर्गत सामान्यतः ऋण पत्रों यानी डेब्ट, डिबेंचर्स, बॉन्ड तथा दीर्घकालीन ऋणों, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को सम्मिलित किया जाता है। ऋण पूंजी की लागत की गणना ऋण पूंजी के निर्गमन यानी जो इशूड करते हैं इसे प्राप्त शुद्ध राशि किसे शुद्ध राशि पर की जाती है। यह शुद्ध राशि से तात्पर्य ऋण पत्रों, बॉन्ड या दीर्घकालीन ऋणों के निर्गमन मूल्य में से निर्गमन लागतें अर्थात इशूड कॉस्ट, जैसे अपन कह सकते हैं अभिगोपन, कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, इसके अलावा दलाली यानी ब्रोकरेज, प्रविवरण की छपाई, प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट, डाकवे, पोस्टेज एक्सपेंसेस, मुद्रांक शुल्क,
स्टाम्प शुल्क, फीस इत्यादि इत्यादि घटाने के बाद इत्यादि घटाने के बाद शेष राशि है। अतः हम कह सकते हैं कि शुद्ध राशि से तात्पर्य ऋण पत्रों, बॉन्ड या दीर्घकालीन ऋणों के निर्गमन मूल्य में से निर्गमन लागतें जैसे अभिगोपन कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, प्रविवरण की छपाई, प्रोस्पेक्टस, प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टेज एक्सपेंसेज, स्टाम्प फीस इत्यादि घटाने के बाद शेष राशि से है। प्राप्त शुद्ध राशि ऋण पत्रों के प्रीमियम अथवा बट्टे पर निर्गमन भी प्रभावित करती है। प्राप्त शुद्ध राशि की गणना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि प्रीमियम पर निर्गमन हो तो शुद्ध राशि कैसे ज्ञात करेंगे? शुद्ध राशि बराबर समूल्य प्लस प्रीमियम माइनस निर्गमन लागत, इशूड कॉस्ट। इसी प्रकार यदि बट्टे पर निर्गमन किया जाए, डिस्काउंट पर निर्गमन हो, तब क्या होगा? बट्टे पर निर्गमन होने पर क्या होगा? शुद्ध राशि बराबर समूल्य में से बट्टे को घटाएंगे, डिस्काउंट को घटा देंगे अपन, माइनस और निर्गमन लागत को भी घटा देंगे, तब हमें शुद्ध राशि प्राप्त होती है। थर्ड कंडीशन, जब समूल्य पर हो, समूल्य पर निर्गमन, समूल्य पर निर्गमन होने पर शुद्ध राशि बराबर समूल्य में से निर्गमन लागत को घटा देंगे। इस तरीके से हमारे पास प्रीमियम पर, बट्टे पर तथा समूल्य निर्गमन पर शुद्ध राशि प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त शुद्ध राशि एवं उनकी परिपक्वता पर चुकाई जाने वाली राशि में अंतर पाया जाता है। सामान्यतः ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त शुद्ध राशि एवं उनकी परिपक्वता पर चुकाई जाने वाली राशि में अंतर पाया जाता है। अंतर की इस राशि में ऋण पत्रों की अवधि का भाग देकर ऋण पत्रों पर प्रति वर्ष देय ब्याज की राशि से जोड़ा जाता है, ताकि औसत पूंजी पर ऋण पूंजी की लागत ज्ञात की जा सके। औसत पूंजी की गणना शुद्ध राशि व परिपक्वता पर देय राशि में 2 का भाग देकर ज्ञात की जा सकती है। ऋण पत्रों के अशोधनीय होने पर उनकी परिपक्वता अवधि न दिए जाने की स्थिति में ना तो प्राप्त शुद्ध राशि व परिपक्वता पर देय राशि के अंतर का समायोजन किया जाता है तथा ना ही औसत पूंजी की गणना की जाती है। अब हम ऋण पूंजी की लागत की गणना के लिए सबसे पहला पॉइंट लेते हैं चिरस्थायी या सतत ऋण की लागत, कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट। सतत ऋण पूंजी या चिरस्थायी ऋण पूंजी वह पूंजी होती है जिसका शोधन प्राय कंपनी के जीवन काल में नहीं करना पड़ता है, जिसका शोधन प्राय कंपनी के जीवन काल में नहीं करना पड़ता है। किसी भी उपक्रम द्वारा संगठन में
ऋण पूंजी के अनुपात को स्थिर बनाए रखने हेतु सतत ऋण पूंजी का निर्गमन किया जाता है। सतत ऋण पूंजी का शोधन कंपनी के जीवन काल में किए गए जाने की बाध्यता न होने के कारण इसे अशोधनीय ऋण पूंजी नॉन रिडेमेबल भी कहा जाता है। सतत ऋण पूंजी का शोधन कंपनी के जीवन काल में किए जाने की बाध्यता न होने के कारण इसे अशोधनीय ऋण पूंजी नॉन रिडेमेबल भी कहा जाता है। इसकी गणना हम निम्न सूत्र से करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इसे अपन के स्मॉल डी के भी लिख सकते हैं। के डी बराबर एनुअल इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रॉफिट इंटू 100। ये अपना इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है? बिफोर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बराबर एनुअल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट। ऋण पूंजी पर देय ब्याज आयकर अधिनियम के अनुसार स्वीकार्य व्यय होता है जो कर की दर के अनुरूप बचत प्रदान करता है। अतः ऋण पूंजी की प्रभावी लागत ज्ञात करने के लिए कर पूर्व लागत को कर पश्चात लागत में हम परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं अपन? कर पूर्व लागत को कर पश्चात यानी बिफोर को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल और के डी बराबर, ये क्या है? बिफोर टैक्स है, अपन इसको किस में बदलते हैं? आफ्टर टैक्स में। आफ्टर टैक्स में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल को गुणा करते हैं किससे? 1 माइनस टैक्स रेट से, 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीपल करते हैं। ये जो है कॉस्ट अपन की कौन सी थी? बिफोर टैक्स। ये यहां से प्राप्त हुआ अपन को। इसे अपन किससे करते हैं? 1 माइनस टैक्स से मल्टीपल करते हैं। सेकंड पॉइंट लेते हैं हम, शोधनीय ऋणों की लागत, कॉस्ट ऑफ रिडेमेबल डेब्ट। शोधनीय ऋणों की लागत ज्ञात करते समय देय ब्याज के साथ शोधन के समय चुकाए जाने मूलधन पर भी विचार करना पड़ता है। शोधनीय ऋणों की लागत ज्ञात करते समय देय ब्याज के साथ शोधन के समय चुकाए जाने वाले मूलधन पर भी विचार करना पड़ता है। शोधनीय ऋणों का भुगतान नियत तिथि पर एक साथ अर्थात लमसम करने पर इसकी लागत हम निम्न प्रकार सूत्र से कर सकते हैं। के डी अर्थात कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बराबर आई प्लस एम वी माइनस एन पी अपॉन स्मॉल एन डिवाइड बाय एम वी प्लस एन पी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। जहां आई बराबर क्या है? इंटरेस्ट चार्ज। आई बराबर इंटरेस्ट चार्ज। आई बराबर क्या है? इंटरेस्ट चार्ज। एमवी बराबर क्या है? रिडेमेबल इसे हम
मैच्योरिटी वैल्यू भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू। इसे अपन मैच्योरिटी वैल्यू भी कहते हैं। हिंदी में हम कह सकते हैं इसको परिपक्वता अवधि। एमवी हम पेबल वैल्यू ऑफ द डेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये भी लिख सकते हैं। पेबल वैल्यू ऑफ द डेट at the time majority। NP net proceed, NP बराबर net proceed, नेट प्रोसीड हिंदी में अपन इसे कहते हैं प्राप्त शुद्ध राशि, प्राप्त शुद्ध राशि। स्मॉल एन दिया हुआ है नंबर ऑफ इयर्स टू मैच्योरिटी, एन स्मॉल एन बराबर नंबर ऑफ, स्मॉल एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ ईयर टू मैच्योरिटी। एम वी आ गया, एन आ गया, स्मॉल एन आ गया और 2 से मल्टीप्लाई किया गया। ये चीजें अपन के पास उपलब्ध है सारी चीजें। यदि अपन केडी बराबर क्या है? ऋण पूंजी की लागत। केडी बराबर क्या है? ऋण पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। यदि कर पश्चात लागत ज्ञात करने के लिए, यदि कर बाद लागत ज्ञात करने के लिए, कर बाद लागत ज्ञात करने के लिए कर दर से समायोजन कर दिया जाता है, अर्थात कर पूर्व जो दर आती है उसे 1 - t से गुणा करने के बाद की दर ज्ञात की जाती है। इसे 1 - t से गुणा कर देंगे।